हेलो साथियों, वेलकम टू सिलेक्शन वाला। मैं विकास स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का आज के बेहतरीन क्लास में। आज मेरे भाई मैं आपको टॉप 15 क्वेश्चंस कराऊंगा आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए। तो जो भी बच्चे ग्रुप डी की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ही शानदार और बेहतरीन आज की क्लास में क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो चलिए मेरे भाई हम लोग शुरू करते हैं टॉप 15 क्वेश्चन को जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक कक्षा में 30 लड़कियां एवं 15 लड़के हैं एवं संपूर्ण कक्षा का औसत वजन 47 सही 7/15 किलोग्राम है। तो लड़कों का औसत वजन 58 किलोग्राम है। तो लड़कियों का लगभग औसत वजन क्या होगा आपको बताना है मेरे भाई। यहाँ पे लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या आपको दी गई है और हमें क्वेश्चन में लड़कों का औसत वजन दिया गया है और लड़कियों का औसत वजन पूछ रहा है। अगर हम लड़कियों का औसत वजन x मान लेते हैं, लड़कियों का औसत वजन हमने क्या मान लिया मेरे भाई, x केजी मान लिया। तो एक बात बताइए, सबसे पहली बात यहाँ पे क्या होती है कि ये जो संख्या दी गई है अगर ये जितना कट सकता है उतना कटा देंगे। ये ओरिजिनल वैल्यू है, हम यहाँ पे इसका रेशियो वैल्यू लेके भी बनाएंगे तो हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसे कटाइए, ये 15 कटेगा एक बार में और ये 15 से कटेगा 2 बार में, यानी लड़का हम 1 लेंगे तो लड़की कितनी लेंगे मेरे भाई, 2 लेंगे। तो मेरे भाई मुझे बताइए, लड़कों का सम निकालना है, लड़कों का सम निकालना है। तो आप बोलेंगे सर लड़कों का औसत और लड़कों की संख्या। लड़कों का औसत क्या है 58 और लड़कों की संख्या हमने क्या मान लिया 1। 58 में 1 से गुना करेंगे तो 58 होगा, ये लड़कों का सम आ गया। अब लड़कियों का सम निकालना है तो लड़कियों की संख्या हमने क्या माना है 2 माना है और लड़कियों का औसत क्या माना है x माना है। तो हमने संख्या में औसत से गुना कर दिया, ये 2x लड़कियों का सम हो गया। अब लड़का और लड़की दोनों का सम हमें मिल गया। अब लड़का और लड़की का कंबाइंड औसत चाहिए तो हमें क्या करना होगा, उनकी संख्या से डिवाइड करना होगा। लड़का की संख्या 1, लड़की की 2 है तो 2 और 1 3, 3 से डिवाइड करेंगे, ये कंबाइंड औसत हो गया। लड़का और लड़की का कंबाइंड औसत और ये कंबाइंड औसत आपको दिया गया है। तो इस औसत को इसके बराबर कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर इसे सॉल्व करेंगे, 15 सत्ते 105 हो जाएगा और मेरे भाई 15 चौका 60, 60 और 10 70 हो जाएगा। यानी 705 में 7 जोड़ेंगे 712, ऊपर में क्या आएगा 712 और नीचे में क्या होगा मेरे भाई 15 होगा। आप बोलेंगे सर अगर हम 3 से कटाएं तो 3 से कितनी बार में, 5 बार में जाएगा। और कुछ कटेगा मेरे भाई, आप बोलेंगे सर एक और काम कर सकते हैं, हम यहाँ पे 2 को काट सकते हैं, इसको भी 2 से काटेंगे तो 29 हो जाएगा और इसको 2 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास ये क्या होगा 5x प्लस में, अब 5 में इससे गुना करेंगे, 5 9 45, अब 5 दूनी 10 और 4 14 हो जाएगा। अब मेरे भाई आप किसके बराबर करेंगे तो 356 के बराबर। तो यहाँ से x का मान आप निकालिएगा तो इसको इसमें से माइनस कीजिएगा तो 6 में से 5 जाएगा 1, 5 में से 4 जाएगा 1 और 3 में से 1 जाएगा 2 और इस 5 से हम डिवाइड करेंगे। आप बोलेंगे सर 5 चौका 20 और यहाँ पे बचेगा 1, यानी 5 दूनी 10 हो जाएगा और फिर आपके पास 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी 42.2 x का मान आएगा। यानी लड़कियों का जो औसत होगा 42.2 kg होगा। यही आपके सवाल का सही जवाब होगा। ऐसा कोई ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो यहाँ पे मेरे भाई मैंने कैलकुलेशन को आसान करने का तरीका बताया। इस सवाल में हमने क्या करा, 2 कॉन्सेप्ट लगाया कि हम ये ओरिजिनल नंबर को रेशियो नंबर में बदल देंगे। हमने 30 और 15 का रेशियो नंबर ले लिया और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन का सिंपल तरीका लगाया कि हम कैसे इसको ज़्यादा आसान कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो पेपर आपका बहुत ही बढ़िया जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं मेरे भाई। 68 मीटर लंबाई 51 मीटर चौड़ाई वाले एक हॉल के फर्श को आच्छादित करने के लिए, मतलब कवर करने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्सों की आवश्यकता होगी। देखिए, एक मान लीजिए कि आपके घर के नीचे वाला पार्ट क्या होता है, आयताकार होता है, इस पे टाइल्स लगाना है। तो टाइल्स की संख्या क्या होगी ये हमको बताना है और टाइल्स कैसा लगाना है, वर्गाकार टाइल्स लगाना है। जो टाइल्स की आकृति होगी वर्गाकार होगी। तो मेरे भाई जिस पे हमें लगाना है उसका एरिया क्या होगा,
तो आप बोलेंगे सर उसकी लंबाई दी गई है और उसकी चौड़ाई दी गई है, तो लंबाई और चौड़ाई को गुना कर दीजिए 68 और 51 को, तो आप बोलेंगे सर 68 और 51 को गुना करेंगे, इतना एरिया में हमें लगवाना है टाइल्स, इतने एरिया में। अब जो हम टाइल्स उसमें फिट करेंगे उसके एक टाइल्स का एरिया क्या होगा, तो जो टाइल्स हम उसमें फिट करेंगे उस टाइल्स का हमें क्या पता नहीं है, उसकी लंबाई पता नहीं है। जैसे मान लीजिए कि यह एक आयताकार आपका फर्श है, आयताकार फर्श आपके घर में है, अब इसमें टाइल्स लगवाना है, कैसा टाइल्स लगाना है पूरे में, तो वर्गाकार, ऐसा ऐसा टाइल्स इसको भर देना है, इसको भर देना है। तो अब इसकी लंबाई चौड़ाई तो हमें पता है, इसका क्षेत्रफल निकाल दिया पूरे का, बट इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो इसकी लंबाई चौड़ाई हमें पता नहीं है, ये वर्ग की भुजा की लंबाई हमें पता नहीं है। अब वर्ग की भुजा की लंबाई हम कैसे निकालते हैं, तो हम इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं, इसका और इसका, इन दोनों का एचसीएफ निकालते हैं, एलसीएम नहीं एचसीएफ निकालते हैं। अब इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, 17 होगा, 17 तिया 51, 17 चौका 68, यानी 17 हमारा क्या हो गया, तो जो वर्ग है, ये वर्ग की भुजा को अगर हम ए मान लें तो ये क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 मीटर की भुजा वाली वर्गाकार टाइल्स हम इसके अंदर लगाएंगे। तो ये जो हमें मिला एलसीएम से जो यहाँ पे लेंथ मिला, ये क्या कहलाएगा मेरे भाई, तो वर्ग की भुजा कहलाएगी। वर्ग की भुजा हम कितना मानेंगे, 17 मीटर मानेंगे। तो वर्ग की भुजा अगर 17 मीटर है तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर, तो 17 इंटू 17 करेंगे तो आप बोलेंगे सर वर्ग का क्षेत्रफल। अब एक वर्ग के क्षेत्रफल में टोटल क्षेत्रफल से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, संख्या मिल जाएगी, संख्या मिल जाएगी। तो आप मेरे भाई बोलेंगे सर 17 तिया 51 और 17 चौका 68, अब 4 3 12, 4 3 12 आपके सवाल का जवाब। यानी ऐसे ऐसे छोटे छोटे कितने टाइल्स इसके अंदर आएंगे, 12 टाइल्स आएंगे। यही टाइल्स की संख्या हमसे पूछी गई है। कई बार हमसे पूछ देता है कि मेरे भाई आप बताइए कि ये जो वर्गाकार टाइल्स है इसकी लंबाई क्या होगी, तो इसकी लंबाई क्या होगी, 17 मीटर। वर्गाकार टाइल्स जो है उसकी लंबाई क्या होगी मेरे भाई, 17 मीटर होगी। केवल लंबाई अगर पूछे तो, कि जो टाइल्स हम अंदर में लगाएंगे उसकी लंबाई क्या रखेंगे, 17 मीटर रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। दी गई संख्या में यह संख्या 80 से पूर्णतः विभाजित है, a माइनस बी का मान क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले मेरे भाई कोई भी संख्या, ये संख्या 80 से डिवाइड होगी, 80 का मतलब होता है 8 इंटू 10, यानी संख्या 8 से भी कटनी चाहिए, 10 से भी कटनी चाहिए। कोई संख्या 10 से कब कटती है, तब बोलेंगे सर 10 से अगर कोई संख्या कट रही है तो लास्ट में 0 होना निश्चित है, तभी वो 10 से कटेगी। लास्ट में 0 होना निश्चित है, तब बोलेंगे जो लास्ट वाली संख्या है, ये जो लास्ट वाली संख्या b है, ये b का मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हमने पता कर लिया कि b का मान क्या होगा, 0 होगा। अब हमें a का मान निकालना है, तो a का मान कैसे निकालेंगे। अब यह संख्या 8 से भी कटेगी, अगर ये संख्या 10 से कटेगी तो 8 से भी कटेगी। और कोई संख्या 8 से कब कटती है, तो लास्ट का जो 3 अंक होता है, 3 डिजिट होता है, वह 8 से कटना चाहिए। लास्ट का 3 डिजिट क्या ये है, मतलब कि 3 a और b, ये लास्ट की 3 संख्या है, यह संख्या 8 से कटनी चाहिए। तो आप बोलेंगे सर 8 से कटना चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिखना होगा कि संख्या कट जाए 8 से। बोलेंगे सर ये तो 0 है, ये तो हमें पता है कि b का मान 0 है, ये 0 है, तो यहाँ पे a की जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा। तो बोलेंगे 30 के बाद कौन संख्या है जो 8 से कटती है, 30 के बाद, तो बोलेंगे 32 है। 30 के बाद कौन ऐसी संख्या जो 8 से कटती है, 32 है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा, तभी हम 8 से डिवाइड कर पाएंगे। अगर a की जगह पे 2 आएगा तभी हम 8 से पूरी तरह विभाजित कर पाएंगे। तो a का मान आपने क्या निकाल दिया मेरे भाई, 2 निकाल दिया। आपसे a माइनस बी पूछा गया है, यानी 2 में से 0 को माइनस कीजिएगा, 2 आपके सवाल का सही जवाब होगा। 2 आपके सवाल का मेरे भाई सही जवाब। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, इसका जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, देखिए मेरे भाई समझिएगा। सबसे पहला काम हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर ये माइनस है, माइनस को हम हटाना चाहते हैं तो अंदर वाली जो चीज़ है ये पलट जाएगी, यानी 1/3 है तो 3/1 हो जाएगा। जैसे ये 1/3 है और इसके पावर में क्या है, -1 है, तो अगर ये -1 को हटाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 3/1 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, ये 3/1 करेंगे तो इसका पावर क्या होगा, ये माइनस यहाँ से हट जाएगा। या इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि सर इसका मैंने डायरेक्ट आपको बताया, माइनस हटाते हैं तो आप क्या होता है, 1 में जो संख्या दी गई उसको लिखते हैं, यानी 1/3 के पावर में क्या, तो जो यहाँ पे 1 है 1 लिखाएगा।
यानी इसका मतलब क्या हो गया 1/1/3, यानी इसका मतलब क्या हो गया नीचे वाला पलट गया, यानी 3/1 हो गया, मतलब कि 3 हो गया। तो ये बेसिक तरीका हो गया। तो हम सिंपल क्या याद रखेंगे कि माइनस को हटाना है तो अंदर वाली संख्या को पलट देंगे तो माइनस हट जाएगा। तो आप बोलेंगे सर ये बात अगर हमें समझ में आ गई तो अगर हम नीचे वाले को पलटेंगे 1/3 को पलटेंगे 3/1 मैंने 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई 3 हो जाएगा। और यहां पे माइनस 1/4 को पलटेंगे तो क्या होगा 4 हो जाएगा। -1 हटाना चाहते हैं, पावर में से माइनस हटाना चाहते हैं तो अंदर वाला क्या होगा मेरे भाई पलट जाएगा 4 हो जाएगा। ये 3 हो गया मेरे भाई, ये 4 हो गया। अब इसके बाद आप बोलेंगे सर इसके ऊपर -1 है, अभी अंदर में क्या आएगा -1 और इसके पावर में क्या है -1। अब बोलेंगे सर ये 1 में अभी क्या होगा -1 होगा, यानी फाइनली क्या होगा -1 आपके सवाल का जवाब होगा ऑप्शन ए। -1 आपके सवाल का सही जवाब। ये बात समझ में आ रही है। यहां पे हमने कैसे करा मेरे भाई, तब बोलेंगे सर इस माइनस को हटाएंगे तो 1 में पूरी संख्या आ जाएगी। 1 में क्या होगी -1 के पावर 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा -1 के पावर में 1 होगा, तो इसका मतलब भी क्या होगा -1 होगा, -1 होगा। अभी माइनस ये 1 में -1 का मतलब -1 होता है। अगले प्रश्न पे मेरे भाई यहाँ पे आपको y का हिस्सा बताना है। यह पैसा XYZ में बांटा गया है तो उसमें दिया गया है कि विभाजित किया गया है, इस अनुपात में विभाजित किया गया है, तो y का हिस्सा क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो यहां पे y का हिस्सा निकालने के लिए सबसे पहले मेरे भाई हम बोलेंगे कि सर ये जो हमारे पास दिया गया है x - 5, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे k से मल्टीप्लाई कर दें। ये 5 है तो 5k हो जाएगा, ये 5k हो जाएगा, ये 4k हो जाएगा, ये 3k हो जाएगा। यानी x - 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5k। y - 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप बोलेंगे सर 4k हो जाएगी। फिर z - 15 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 3k हो जाएगी। ये बात कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे समझ में आ गया। ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, यही काम हमने किया। अब मेरे भाई अगर हम इसको जोड़ें, इन तीनों को जोड़ें, अगर हम जोड़ें तो आप बोलेंगे x + y + z, x + y + z, ये लिखेंगे आप। अब मेरे भाई इसको जोड़िएगा तो -30 आएगा बराबर, इसको जोड़िएगा तो 12k आएगा। अब मेरे भाई x + y + z की वैल्यू क्या होगी, तो x y z में कितना पैसा बांटा गया है 750, यानी x y z तीनों का पैसा मिला दिया जाए तो किसके बराबर है 750 के बराबर है। -30 अब बराबर में 12k। अगर k का मान निकालिएगा मेरे भाई तो ये क्या होगा 720 अब बटे में 12, 12 छक 72, यानी 60 आएगा k का मान। अब हमें y का हिस्सा निकालना, तो हम y के पास आते हैं, इस इक्वेशन के पास आते हैं। तो मेरे भाई आप बोलेंगे सर यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो y - 10 बराबर में, अब ये k की जगह पे क्या लिखेंगे 60, तो 60 में 4 से गुना करेंगे 6 चौका 24, 240, तो मेरे भाई y का मान क्या आएगा 250 आएगा। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे y का जो हिस्सा होगा, y का हिस्सा कितना होगा 250 होगा। बहुत ही आराम से मैं आपको टू द पॉइंट बता रहा हूँ कि मेरे भाई ऐसे अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप कीजिए। अगर आप एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, आज एग्जाम में सिलेक्शन लेना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो रहा है, बहुत बच्चे फॉर्म भर रहे हैं और वो बच्चे पूरा दिन लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, अपने रूम में पढ़ रहे हैं। उन बच्चों से आपका कंपटीशन है, जो बच्चे घूम रहे हैं उनसे नहीं है, बट ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं जो लाइब्रेरी में बैठ के अपना पूरा दिन दे रहे हैं, अपना पूरा दिमाग लगा रहे हैं। तो उन बच्चों से कंपटीशन करने के लिए आपको अपने आप को बढ़िया से पढ़ाई करना पड़ेगा, पूरा अपने आप को लगा देना होगा। जो काम 2 साल में करना है वो 6 महीने में करना होगा आपको, तभी मेरे भाई आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और उसके लिए जो अप्रोच बताया जा रहा है, इन्हें जाके घर पे प्रैक्टिस कीजिए, बार बार इन सवालों को लगाइए, उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, कैलकुलेशन करने का तरीका आपके अंदर आएगा, चीज़ों को जल्दी समझने का तरीका आएगा। ये बहुत ज़रूरी है। आइए मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के शून्यक हैं तो ये अल्फा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन अल्फा का मान क्या होगा आपको बताना है। ठीक है मेरे भाई, अगर ये द्विघात समीकरण है, ठीक है, तो इसके 2 मूल है, एक मूल अल्फा हो जाएगा और एक मूल बीटा हो जाएगा। अल्फा और बीटा इसके 2 मूल हो जाएंगे, एक अल्फा हो जाएगा एक बीटा हो जाएगा। तो आपको अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा, इसको थोड़ा सॉल्व कीजिएगा तो आप बोलिएगा सर
अल्फा इंटू बीटा, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा मेरे भाई अल्फा स्क्वायर और ये हो जाएगा मेरे भाई बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब इसको देखिए, अब एक बात बताइए मुझे मेरे भाई, यहां से आप बोलेंगे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या कहलाता है, ए कहलाता है। ए की वैल्यू क्या होगी 6। एक्स का जो कोफिशिएंट होता है बी कहलाता है, यानी बी का मान क्या होगा मेरे भाई 1 होगा। और ये कांस्टेंट वैल्यू है सी कहलाता है, यानी सी का मान क्या होगा -2 होगा। यानी इसको देखते हुए हम कहेंगे कि हमारा ए का मान क्या है 6, बी का मान क्या है 1 और सी का मान क्या है -2। तो मेरे भाई हमें दो चीज पता चल जाता है कि सर मूलों का सम अल्फा प्लस बीटा, दोनों मूलों का सम ये क्या होता है -b/a होता है, -b/a। आप बोलेंगे -b/a करेंगे, b की वैल्यू कितनी 1, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा और यहाँ पे b/a, a का मतलब क्या होगा 6। और अल्फा इंटू बीटा मूलों का जो प्रोडक्ट होता है गुणनफल वो c/a होता है। तो मेरे भाई c का मान कितना है -2 है और a का मान कितना है 6 है। इसे कटाएंगे तो 1 क्या आएगा 3 आएगा। यानी हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ये दो चीज इस इक्वेशन से पता है। तो हमें क्या करना होगा, इसको अरेंज करना होगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में। तो एक काम कीजिए मेरे भाई, हम इसको लिख सकते हैं क्या कि सर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में क्या तो 4 अल्फा इंटू बीटा। हम इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे माइनस का 4 नहीं, माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा, 2 अल्फा इंटू बीटा। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा प्लस का 2 अल्फा बीटा कट जाएगा, इससे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचेगा और नीचे में जो है उसको रहने दीजिए, अल्फा इंटू बीटा रहने दीजिए। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, जो वैल्यू हमें पता है उसको यहाँ पे पुट करेंगे। अब मेरे भाई इस वैल्यू को पुट कीजिए और बताइए आपका जवाब क्या आएगा। तो आप बोलेंगे सर अल्फा प्लस बीटा की जगह पे ये लिखेंगे ये, तो अब इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर कीजिएगा +1 और 6 का स्क्वायर कीजिएगा 36 आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पे 2 दिया गया 2 और यहाँ पे इंटू में हम क्या लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या है मेरे भाई 1/3 है, 1/3 है अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। अब ये माइनस का 1 में क्या है मेरे भाई 3 है। इसी को सॉल्व करना है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। ये क्या हो जाएगा मेरे भाई 1/36 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अभी हो जाएगा 2 में मेरे भाई 3 हो जाएगा और ये पलट के क्या हो जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। माइनस का 1/3 पलट के जाएगा तो क्या होगा -3 हो जाएगा। अब मेरे भाई अगर इस 3 से इसमें गुना कर दे, -3 से गुना कर दे तो ये 12 3 36 यानी माइनस का 1/12 हो जाएगा। अब ये माइनस का 3 से 3 कट जाएगा, -2 होगा। अब एलसीएम लीजिएगा, नीचे में 12 12 दूनी 24, अब यहाँ पे -1, माइनस का 24 और माइनस का 1 यानी माइनस का 25। माइनस के 25/12 आपके सवाल का जवाब होगा। माइनस के 25/12 आपके सवाल का जवाब होगा ऑप्शन सी। ऐसे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब मेरे भाई इसमें समय आपको और मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं ध्यान दीजिएगा। अब ये जो चीज मैंने इतनी चीजें आपको बताई, इसको लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये सब चीज तो दिया गया है ना क्वेश्चन में। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि मेरे भाई आप देखो कि ये चीज आपको दिया गया है, आपको बस इस क्वेश्चन को देखना है और इसको सॉल्व करना है और इसका वैल्यू यहां से पुट करना है अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a, माइनस का b/a मतलब 1/6, माइनस के 1/6 आएगा, उसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये जो चीज मैंने यहां पे करके आपको बताया, ये आपको समझाने के लिए बताया। बट मेरे भाई आप प्रैक्टिस कीजिएगा कि ये चीज आपको लिखना ना पड़े, ये यहां पे दिखाई दे आपको, सब कुछ तो आपको पहले से पता है। तो बस मेरे भाई इतना कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब दीजिए। धारा के विपरीत दिशा में चल रही एक नाव को एक दूरी तय करने में 8 घंटे 48 मिनट का समय लगता है, जबकि धारा की दिशा में आरंभिक बिंदु पे लौटने में 4 घंटे का समय लगता है। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात क्या होगा। कह रहा है कि धारा की विपरीत दिशा में, मतलब पानी इधर से बह रही है तो इधर से जाने में हमें कितना समय लगता है 8 घंटे 48 मिनट का। अब वही दूरी, जबकि धारा की दिशा में आरंभिक बिंदु पे लौटने में, मतलब वही दूरी वापस आने में केवल 4 घंटे का समय लगता है। तो हमें बताना है कि नाव के चाल और पानी के चाल का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले मेरे भाई एक बात बताइए, आपको पता है कि जितना दूरी आप चल के जा रहे हैं विपरीत दिशा में, उतना ही दूरी आप धारा की दिशा में चल के आ रहे हैं, मतलब दूरी सेम है। इधर से जो दूरी तय कर रहे हैं वही दूरी इधर से तय कर रहे हैं।
तो जब धारा की दिशा में कोई आदमी चलता है तो वहां पे दूरी बराबर क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम, दूरी बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो धारा की विपरीत दिशा में जो स्पीड होती है उस स्पीड को हम क्या कहते हैं, बोट का स्पीड माइनस वाटर का स्पीड। धारा की विपरीत दिशा में चाल, और धारा की विपरीत दिशा में चाल और इंटू समय से गुना कर देंगे तो दूरी मिल जाएगा। और समय कितना लगता है विपरीत दिशा में, इतना समय लगता है। ये समय को थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, 8 घंटे प्लस में, अब ये 48 मिनट जो है, 48 मिनट जो है, इस मिनट को आवर में बदलना हो तो 60 से डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे तो 12 चौका 48 और 12 पच्चे 60, यानी 5 अठे 40 और 4 44, 44 बट्टे में 5 घंटे। यानी इसका मतलब क्या हो गया मेरे भाई, 44 बट्टे में 5 घंटे का समय। तो हमने ये चाल और चाल में समय से गुना करेंगे, समय से गुना करेंगे, ये दूरी हो गया। अब मेरे भाई अब फिर से दूरी निकालेंगे धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में चाल क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर धारा की दिशा में जो चाल होता है बोट का स्पीड प्लस वाटर का स्पीड, और धारा की दिशा में चलने में समय कितना लगा, 4 घंटे का। ये भी दूरी हो गया, चाल इंटू समय दूरी, चाल इंटू समय दूरी। अब ये दोनों दूरी आपस में क्या होगा मेरे भाई, बराबर होगा। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, हमारा जवाब मिल जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, 4 से 1 बार में जाएगा, 4 से 11 बार में, अब ये 11b हो जाएगा, माइनस में 11w हो जाएगा। अब मेरे भाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5b हो जाएगा, अब प्लस में 5w हो जाएगा। अब मेरे भाई ये इधर आएगा तो 6b होगा, अब ये उधर जाएगा तो 16w होगा। अब यहाँ पे 2 से करेंगे 3 बार में, 2 से करेंगे 8 बार में, यानी b और w का अनुपात निकालेंगे तो 8:3 आएगा। यानी नाव और पानी का जो अनुपात है, शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात क्या होगा, 8:3 होगा। 8:3, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन बी क्या होगा मेरे भाई, बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्त। 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का अंतर 7 है। यदि संख्या में अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाए तो पुरानी तथा नई संख्या का अंतर क्या होगा, आपको बताना है। मेरे भाई समझना, 2 अंकों की संख्या का अंतर 7 दिया गया है। 2 अंक, कोई भी संख्या मान लीजिए, कोई भी संख्या 2 अंकों की, मान लीजिए ये संख्या 2 अंकों की है, अगर हम इसको x मानेंगे तो इसको क्या मानेंगे, y मानेंगे। ये 2 अंकों की अगर हम इसको x मानेंगे तो इसको क्या मानेंगे मेरे भाई, y मानेंगे। तो हमने मान लिया कि हमारी जो 2 अंकों की संख्या है वो x y है। इकाई अंक y है और दहाई अंक क्या है, x है। इकाई अंक आपका y, दहाई अंक x हो गया। ये 2 अंकों की संख्या हो गई। अब इन दोनों का जो अंतर है वह अंतर 7 दिया गया है। अंतर क्या दिया गया मेरे भाई, 7 दिया गया, यानी x माइनस वाई बराबर में आपको 7 दिया गया है। ठीक है मेरे भाई। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि संख्या में अंकों के स्थान को आपस में बदल दिया जाए तो पुरानी तथा नई संख्या का अंतर क्या होगा। पहले मुझे बताइए संख्या हम लिखते कैसे, 2 अंकों की संख्या, तो आप बोलेंगे 2 अंकों की संख्या के लिए 10x प्लस y लिखेंगे। ये 2 अंकों की संख्या हो गई। अब कह रहा है कि संख्या को जो है बदल दिया गया, अंकों को बदल दिया गया। अंकों को बदलने का मतलब y को पहले कर दिया गया, x को बाद में कर दिया गया। तो अब नई संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं, तो नई संख्या को लिखेंगे सर 10y अब प्लस में x। ये पुरानी संख्या और ये नई संख्या है। जब हमने अंकों को बदल दिया तो ये मिल गया, पहले हमारी संख्या ये थी। अब इन दोनों का अंतर हमसे पूछा जा रहा है। इन दोनों का हमसे क्या पूछा जा रहा है मेरे भाई, डिफरेंस से पूछा जा रहा है। तो मेरे भाई आप बोलेंगे सर 10x और ये माइनस का x, तो माइनस होगा तो क्या होगा 9x। अब ये y माइनस में 10y, तो ये माइनस में 9y हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस कीजिएगा, ये मिलेगा। अब मेरे भाई 9 को कॉमन लीजिएगा तो x माइनस वाई आएगा। और x माइनस वाई का मान आपको क्या पता है पहले से, कि सर x माइनस वाई हमें पहले से पता है 7 होता है। तो यहाँ पे 7 पुट कर देंगे, 9 में 7 से गुना करेंगे, 63 आपके सवाल का सही जवाब होगा। आपकी संख्या 63, मतलब ये क्या हो गया, अंतर आ गया। ये अंतर आया, जो हमारी नई संख्या है, जो हमारी पुरानी संख्या है और जो नई संख्या है, उनके बीच में जो अंतर होगा वह अंतर कितने का होगा, 63 का होगा। ये बात समझ में आ रही है मेरे भाई सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 600 लगाए जाते हैं तो धन कितने वर्षों में दोगुना हो जाएगा। यानी आपने 600 रुपया लगाया साधारण ब्याज पर, 600 रुपया, आपका मूलधन कितना मेरे भाई 600, और आपका अमाउंट दोगुना होना चाहिए। दोगुना का मतलब
1200 रुपया होना चाहिए। तो 1200 रुपया जब हुआ तो आपको यहाँ पे ब्याज कितना मिला, तो आप बोलेंगे सर ब्याज हमें 600 मिला। तो इस प्रोसेस में समय कितना लगा हमें बताना है, तो आप बोलेंगे सर SI बराबर यानी 600 बराबर SI बराबर P मतलब 600 और R हमें दिया गया 5% और इंटू T अपॉन में 100। अब बोलेंगे सर ये और ये कट जाएगा, अब 5 से कटेगा 20 बार में, यानी समय बराबर क्या हो गया 20 साल हो गया। 20 ईयर आपके सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ये चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जा रहा है कि अगर मूलधन 600 है तो अमाउंट 1200 होना चाहिए, मतलब ब्याज हमें 600 मिलना चाहिए। तो ब्याज हमारा 600 हो जाएगा, मूलधन आपका 600 और फॉर्मूला में पुट कर दीजिए SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो ये काम आप मन में कर सकते हैं, बट आपको समझ में आए उसीलिए मैंने ये चीज यहाँ पे मेंशन कर दिया। अगले प्रश्न पे आते हैं मेरे भाई, इसका जवाब दे। 6 पुरुष और 10 महिलाएं 10 दिन में किसी काम को समाप्त कर सकते हैं और एक महिला एक दिन में एक पुरुष द्वारा किए गए काम से आधा काम करती है, तो 10 महिलाएं वह काम करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा आपको बताना है। यह काम कितने दिनों में समाप्त होगा मेरे भाई आपको बताना है। 6 पुरुष और 8 महिलाएं 10 दिन में काम करती हैं। एक महिला एक दिन में एक पुरुष द्वारा किए गए काम से आधा काम करती है। औरत को अगर हम W से दिखा दें, औरत की क्षमता W मान लें और मैन की क्षमता हमने M मान लिया, पुरुष की क्षमता M है, औरत की क्षमता W है। कह रहा है कि एक महिला एक दिन में एक पुरुष द्वारा किए गए काम का आधा काम करती है। अगर पुरुष 2 काम करेगा उतना देर में महिला 1 काम करेगी, तो इनके क्षमता का अनुपात पता चल गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है मेरे भाई कि 6 पुरुष है, 6 आदमी हमारे पास हैं और 8 महिला है, 8 औरत हमारे पास है। ये मिल के किसी काम को 10 दिन में करते हैं। ये टोटल वर्क हो गया। ये क्या हो गया मेरे भाई, टोटल वर्क हो गया। अगर ये वर्क हमें निकालना है तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो मेरे भाई जब आप वैल्यू पुट कीजिएगा तो आप बोलिएगा सर W की जगह पे 1 लिखेंगे, 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 ही आएगा। M की जगह पे 2 लिखेंगे तो 6 दूनी 12 आएगा। 12 और 8 20 हो जाएगा। अब 20 में 10 से गुना करेंगे 200 हो जाएगा। यानी टोटल जो वर्क होगा वह टोटल वर्क क्या आएगा मेरे भाई, आप बोलेंगे 200। ये टोटल वर्क हो गया। अब इसी काम को ये टोटल वर्क हो गया 200। अब इसी काम को 10 महिलाएं कितना दिन में करेंगी, तो वर्क इसी काम को करना 10 महिलाओं को, तो टाइम बराबर वर्क अपॉन में क्षमता। अब इन 10 महिलाओं की क्षमता, तो यहाँ पे 10 औरत लिखेंगे। एक औरत की क्षमता 1 है तो W की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब ये और ये कट जाएगा यानी 20 होगा। 20 दिन का समय लगेगा। कितने दिन का समय लगेगा मेरे भाई, 20 दिन का, यानी ऑप्शन ए आपके सवाल का सही जवाब। चलिए मेरे भाई अगले प्रश्न पे आते हैं। कोई व्यापारी 5440 की दर से रेडियो बेचता है। एक रेडियो पर उसे 12% का लाभ तथा दूसरे पर उसे 12% की हानि होती है, तो दोनों रेडियो के विक्रय पर उसे कुल कितने का लाभ या हानि होगा आपको बताना है। कुल कितने का लाभ अथवा हानि होगा आपको बताना है मेरे भाई, इसका जवाब दीजिए। समझिएगा हमारे पास 2 रेडियो है और दोनों को हम बेच कितना में रहे हैं, 1540 में, यानी दोनों का विक्रय मूल्य सेम है। दोनों का विक्रय मूल्य सेम है। अब हमसे कह रहा है कि बताइए कि दोनों की बिक्री पर उसे कुल कितने का लाभ या हानि हुआ। हमेशा याद रखिएगा जब 2 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हो और एक वस्तु पे जितने % का हमें लाभ हो रहा है उतने ही % का अगर लॉस दूसरे वस्तु पे होता है, तो ऐसे कंडीशन में हमें हमेशा लॉस होता है। और लॉस कितना होता है, x² अपॉन में 100%। x क्या होता है मेरे भाई, x होता है जो परसेंटेज है 12, इसी को x बोलेंगे। तो 12 का स्क्वायर करेंगे 144, अब बटे में यहाँ पे 100 लिखेंगे, यानी जवाब में क्या आ गया 1.44% का लॉस होगा। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा मेरे भाई क्या होता है, लॉस होता है। हमेशा याद रखिएगा जब भी ऐसा सवाल दिया जाए कि 2 वस्तु का विक्रय मूल्य सेम है, हमारे पास 2 वस्तु है, दोनों को हम बेच रहे हैं और दोनों का विक्रय मूल्य सेम है, उस कंडीशन में अगर एक वस्तु पे जितने % का लाभ हुआ है अगर उतने ही % का हानि दूसरे वस्तु पे होता है, तो इस कंडीशन में हमेशा लॉस होता है। यानी 2 वस्तु को खरीद कर और 2 वस्तु को बेचने में हमेशा लॉस होता है। और वो लॉस कितना होता है, इतना होता है। तो हमसे कई बार बस इतना ही पूछा जाता है कि लॉस परसेंटेज में कितना होगा। अगर जवाब परसेंटेज में पूछा गया होता तो 1.44% का लॉस होगा, लेकिन हमसे लॉस का रियल वैल्यू पूछा गया, परसेंटेज वैल्यू नहीं पूछा गया है, हमसे रियल वैल्यू पूछा गया है। तो मेरे भाई ये फॉर्मूला याद रखिएगा दिमाग में, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा।
ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार बस इतना ही पूछा जाता है, ठीक है मेरे भाई। लेकिन हमसे क्या पूछ दिया है कि लॉस का रियल वैल्यू क्या होगा। एक बात बताइए, हमारे पास एक रेडियो का विक्रय मूल्य कितना है, तो 1540 रुपया। हम 2 रेडियो बेच रहे हैं तो 2 रेडियो का विक्रय मूल्य कितना होगा, 2 इंटू 1540। अब ये विक्रय मूल्य कितने परसेंट पे होगा, अगर मैं बोलूं मेरे भाई कि लॉस हमें 10% हुआ है तो विक्रय मूल्य 90%, अगर हमें लॉस 20% हुआ है तो विक्रय मूल्य 80%, लेकिन लॉस हमें हुआ है इतना परसेंट का, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 100 में से इसको माइनस करेंगे। तो 100 में से मेरे भाई जब इसको माइनस कीजिएगा तो 100 में से अगर 2 को माइनस कर दे तो 98.56%। ये विक्रय मूल्य कितना पे होगा मेरे भाई, इतने परसेंट पे होगा। विक्रय मूल्य कितने परसेंट पे होगा, इतने परसेंट पे होगा। अगर हमसे पूछा क्या गया है, लॉस क्या होगा, लॉस हमें कितना हुआ है, 1.44%, यानी हमें लॉस की वैल्यू पता करनी है, यानी हमें 1.44% की वैल्यू पता करनी है। अब बोलेंगे सर ये परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, इसको हटा देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, अब यहां से सॉल्व करके हमारा जवाब मिल जाएगा। ये हमें क्या दे देगा मेरे भाई कि लॉस कितना हुआ, ये हमें पता चल जाएगा। आइए मेरे भाई इसको कैंसिल करते हैं, ये पॉइंट से पॉइंट हटेगा। अगर 8 से हम इसे कैंसिल करना चाहें, ये कितनी बार में जाएगा, 18 बार में जाएगा। 8 से कैंसिल कीजिएगा तो 18 बार में जाएगा। अब मेरे भाई यहां पे 8 से करेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यहां पे 2 बच गया, 2 बच गया मतलब 8 त्रिका 24, फिर 8 दूनी 16 हो जाएगा। फिर मेरे भाई आप बोलेंगे सर इसको हम कैंसिल कर सकते हैं 2 से, 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 से कैंसिल कीजिएगा 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब मेरे भाई थोड़ा ध्यान से देखें, हम इसको 11 से कैंसिल कर सकते हैं, 11 एकम 11, 11 चौका 44, इसको भी 11 से कर सकते हैं, 11 पचे 55 और यहाँ पे बच गया 6, 11 छक 66 हो जाएगा। अब मेरे भाई आप बोलेंगे सर 14 से एक बार में जाएगा 10 हो जाएगा और 14 चौका 56 हो जाएगा, ये 2 बार में जाएगा और ये मेरे भाई 5 हो जाएगा। अभी 2 से करेंगे 9 हो जाएगा, 9 पचे 45, 45 रुपया आपके सवाल का जवाब होगा। आपको क्या होगा मेरे भाई, लॉस होगा, और लॉस कितने का होगा, 45 रुपये का लॉस होगा। ऑप्शन डी आपके सवाल का सही जवाब। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही, जो मैं तरीका बता रहा हूं मेरे भाई, इससे बेहतर तरीका नहीं होता है। इन्हीं तरीके को आपको घर पे प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करनी है। अगर आप गणित में बेहतर करना चाहते हैं कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो, मैं भी अपना जो सपना है उसे पूरा कर सकूं, तो मेरे भाई आपको इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना होगा घर पे, अपने कॉन्सेप्ट को बेहतर करना होगा। कॉन्सेप्ट कैसे बेहतर होता है आपने यहाँ पे समझ लिया। जैसे आप मूवी को देखते हो तो लगता है कि मूवी देखे समझ में आ गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे पढ़ाई है, इसको देखा यहाँ पे समझ तो आया, बट इसे जाके घर पे जब हम बनाएंगे 4 बार 5 बार 6 बार रिवीजन करेंगे सेम डे में, तब तो ये आपका अपना होगा, और यही आप नहीं कर पाते हैं। आप मूवी की तरह पढ़ाई भी आप ऑनलाइन देखते जा रहे हैं, घर पे उसके लिए क्या एफर्ट देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। मेरे भाई आपका सपना, आपके मम्मी पापा का सपना नहीं पूरा हो पाएगा अगर ऐसी पढ़ाई चलती रही तो पढ़ाई को बेहतर करना होगा, इसके लिए मेहनत करना होगा। जो यहाँ पे पढ़ाई जा रहा है समझ में तो आ रहा है, नहीं समझ में आए तो कमेंट कर दीजिए सर और भी बेसिक क्लास हमें दीजिए, तो मैं और बेसिक क्लास आपको दूंगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है डायरेक्ट यहाँ पे जो आप पढ़ रहे हैं, आप बोलेंगे सर मुझे और बेसिक से समझना है, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं एक और बेसिक क्लास शुरू कर दूंगा। लेकिन आप पढ़ेंगे तब तो। चलिए मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे हमें बताना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज का जो एरिया होता है, एरिया, उसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई। आप बोलेंगे सर 1/2, ये फॉर्मूला में याद होना चाहिए, x1 और ये y2 माइनस y3 प्लस x2। अब यहाँ पे y3 माइनस में y1 फिर प्लस x3 और यहाँ पे y1 माइनस में y2। y1 माइनस में क्या होता है, y2 में और छोटा लिख देता हूँ। तो ये फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, x1 ब्रैकेट में यहाँ पे y2 माइनस में y3 होता है प्लस में x2 फिर मेरे भाई y3 माइनस में y1 होता है फिर मेरे भाई x3 फिर यहाँ पे y1 माइनस में y2 होता है। ये फॉर्मूला होता है, ये किसी भी एरिया को निकालने का फॉर्मूला होता है। अगर हमें 3 कोऑर्डिनेट पता है,
हमारे पास 3 वर्टेक्स आपको दिया गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये निकाल सकते हैं। 3 वर्टेक्स अगर आपको दिए गए हैं, 3 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, तो यहाँ पे नहीं, x1 यहाँ पे क्या होगा, ये x1 है, ये आपका x2 है और ये x3 है, ये आपका y1 है, ये आपका y2 है और ये आपका y3 है। चलिए तो मेरे भाई अगर हम इस फॉर्मूला को यहाँ पे लगाना चाहें तो आप बोलेंगे सर आइए सर लगा लेते हैं। तो आप बोलेंगे सर ये क्या हो जाएगा, 1/2 अपनी जगह पे रहेगा, x1 जीरो है तो ये पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा, पहला पार्ट जीरो, जीरो लिख दीजिए, अब प्लस x2 कितना मेरे भाई 3 है तो यहाँ पे 3 लिखिए, y3 माइनस y1, y3 कितना है 6 और y1 कितना है 0, तो 6 में से 0 जाएगा तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 6 में से क्या होगा 0 जाएगा। चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक बार कंप्लीट। अब प्लस में y3 x3 कितना है मेरे भाई 4 है। अब y1 माइनस y1 कितना है 0 और y2 कितना दिया गया 4 दिया गया। अब बोलेंगे सर इसको सॉल्व करेंगे 1/2, ये 0 खत्म हो गया, ये 6 आएगा, 6 में 3 से गुना करेंगे 18। अब देखिए यहाँ पे माइनस का 4 आएगा, माइनस के 4 में 4 से गुना कीजिएगा माइनस का 16 आएगा। अब मेरे भाई ये हो जाएगा 1/2 और 18 में से 16 जाएगा 2, कट के क्या आएगा 1, यही 1 आपके सवाल का जवाब होगा। 1 स्क्वायर यूनिट एरिया होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा 1 स्क्वायर यूनिट होगा। आइए मेरे भाई अगले प्रश्न पे आते हैं। वह द्विघात समीकरण जिसका मूल आपको दिया गया है, कोई द्विघात समीकरण का 2 मूल आपको दिया गया है तो द्विघात समीकरण को कैसे लिखेंगे आप, तो बोलेंगे सर अगर हम इसको अल्फा मान लेते हैं और इसको बीटा मान लेते हैं, पहला रूट को हमने अल्फा दूसरे को बीटा मान लिया, तो द्विघात समीकरण हम कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस दोनों रूटों का सम और इंटू में एक्स, अब प्लस में दोनों रूटों का प्रोडक्ट और बराबर में 0, यही होता है द्विघात समीकरण। अब ये एक्स स्क्वायर, अब दोनों रूट को जोड़ेंगे, इसको और इसको जोड़िएगा तो ये और ये कट जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 और x है तो x हो जाएगा। अब दोनों को गुणा कीजिएगा, इन दोनों को गुणा कीजिएगा मेरे भाई, a प्लस बी a माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर का मतलब √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 होगा यानी माइनस का 2 आएगा। तो आप अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस का 2 और बराबर में 0। ऐसा कोई इक्वेशन दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस में 2x अब माइनस में 2 बराबर में 0, ऑप्शन ए, पहला ही ऑप्शन आपके सवाल का सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं मेरे भाई, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, इसका जवाब क्या होगा ये आपको बताना है। सभी बच्चे इस प्रश्न का जवाब दें। चलिए मेरे भाई जल्दी से आप इसका जवाब, चलिए मेरे भाई आप इसे कैसे बनाएंगे फटाफट बताइए। देखिए हमें क्या करना है, हमें इसे रोमन में लिखना है, रोमन में लिखना है। तो सबसे पहले मेरे भाई हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे कि सर हम इसको 800 लिख सकते हैं, आप प्लस में 55 लिख सकते हैं, 55 को भी तोड़ेंगे, 55 को हम क्या लिख सकते हैं 50, आप प्लस में 5 लिख सकते हैं। अब 800 को मेरे भाई हम कैसे लिखते हैं, 800 को तो हम 800 को लिख सकते हैं कि सर 500 और प्लस में 300, 500 और प्लस में क्या हो जाएगा मेरे भाई 300 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा 500 आप प्लस में 300, ऐसे लिखेंगे आप प्लस में यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 50 और प्लस में क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। अब मेरे भाई यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 500 को हम डी लिखते हैं और ये 300 है, 500 प्लस 300 यानी 100 को हम सी लिखते हैं। जैसे अगर हमें 500 को लिखना हो रोमन में तो हम इसको डी लिखते हैं, अगर हमें 100 को लिखना हो तो 100 को हम सी लिखते हैं, 200 को लिखना हो तो 2 सी लिखेंगे, 300 लिखना हो तो 3 सी लिखेंगे। और हम 50 को यहाँ पे एल लिखते हैं, 50 को हम कैसे लिखते हैं मेरे भाई एल लिखते हैं, और यहाँ पे 5 है तो 5 को हम क्या करते हैं भी लिखते हैं। तो मेरे भाई ये क्या होगा, आप डी लिख दिया। 300 का मतलब 3 ठो सी, और ये 50 का मतलब हो जाएगा एल, और 5 का मतलब भी हो जाएगा, यानी DCCLV। देखिए दोनों ऑप्शन सेम है, मतलब सेम तो नहीं हो सकता, यानी यहाँ पे एक टाइपिंग एरर है, इसको सही कर लीजिए। यहाँ पे क्या लिख लीजिएगा DCC एक और LV, यानी ये बी आपके सवाल का जवाब होगा। DCCLV आपके सवाल का जवाब, DCCLV यही आपके सवाल का जवाब होगा। चलिए मेरे भाई कितने लोगों को समझ में आया एक बार कमेंट करके बताइए।
ये बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। तो ऐसे सवालों में ये चीज़ आपको याद होना चाहिए कि सिर्फ 500 का मतलब डी होता है, 100 को सी लिखते हैं, अगर 200 लिखना हो तो सी और सी कर देते, 50 को हम एल से डिनोट करते हैं, 5 को हम भी से डिनोट करते हैं। ये चीज़ हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, इसको हम यहाँ पे लिख दिया और इसको यहाँ पे लिख दिया। चलिए मेरे भाई ये बिल्कुल दिखाई दे रहा है ना, डी सी सी, और ये एल है एल वी, ये एल है एल वी। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। धारा की गति 2 किलोमीटर पर आवर है, नाव 36 किलोमीटर जाती है और आरंभिक बिंदु पे वापस पहुंचने में 7.5 घंटे का समय लेती है। स्थिर पानी में नाव की चाल क्या होगी आपको बताना है। स्थिर पानी में मेरे भाई नाव की चाल क्या होगी ये आपको बताना है। धारा की गति 2 किलोमीटर पर आवर है। देखिए 36 किलोमीटर जाती है और 36 किलोमीटर वापस आती है, तो 36 किलोमीटर जाने में समय कितना लगेगा? आप बोलेंगे दूरी, समय बराबर दूरी बटे में चाल। तो धारा की दिशा में जब आप जाते हैं तो आपका चाल क्या होता है? आप बोलेंगे सर बोट का स्पीड और प्लस वाटर का स्पीड। और वाटर का स्पीड हमें पता है, ये धारा की स्पीड, पानी की गति पता है कि सर पानी की गति 2 है, 2 लिख दिया हमने। तो दूरी बटे में चाल, ये समय हो गया। धारा की दिशा में जाने का समय, धारा के विपरीत दिशा में आने का समय क्या होगा? तो दूरी और बटे में चाल। चाल क्या होता है? बोट का स्पीड माइनस वाटर का स्पीड। अब वाटर की जगह पे क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, तो यहाँ पे मेरे भाई 2 लिख देंगे। अभी जाने का समय, ये आने का समय, दोनों समय को जोड़ेंगे तो दोनों जाने और आने में समय कितना लगा? 7.5, 7.5 घंटे का समय लगा। अब मेरे भाई एक बात बताइए, अब यहाँ पे हमारे पास 2 तरीका है कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो द्विघात समीकरण बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। बट कई बार क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत डिफिकल्ट बनता है, अब वहां पे हमें समय लग जाता है उसको सॉल्व करने में। तो इसीलिए हम इसका शॉर्टकट तरीका क्या बना चुके हैं, क्या हम लोग इसको समझ चुके हैं। शॉर्टकट तरीका इसका क्या होगा कि मेरे भाई हम इसको ऑप्शन से बना लेंगे। 2 तरीका हमारे पास है। अगर हम इसी को सॉल्व करेंगे तो द्विघात समीकरण आएगा, जो कि यहाँ पे आसान है। यहाँ पे द्विघात समीकरण को तोड़िएगा, डिफिकल्ट नहीं होगा, टूट जाएगा। बट कई बार मैक्सिमम टाइम ऐसा द्विघात समीकरण बनता है जिसे तोड़ने में हमें समय लगता है, डिफिकल्ट हो जाता है, तो वहां पे समय तो आपको ज्यादा लगाना नहीं है पेपर में। तो हम इसका ऑल्टरनेट तरीका क्या देखते हैं कि सर ऑप्शन से बना लेंगे। हमें क्या करना है मेरे भाई? स्थिर पानी में नाव की चाल निकालनी है, यानी बोट का स्पीड निकालना है। तो हमने माना कि बोट का स्पीड ये है, पहला ऑप्शन बी है, बी मतलब 8 किलोमीटर पर आवर। अगर हम यहाँ पे 8 लिखेंगे तो 8 2 10, 8 2 10, 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3.6 आएगा। अब प्लस, अब यहाँ पे मेरे भाई 8 में से 2 माइनस करेंगे 6, 8 में से 2 माइनस करेंगे 6 और 6 से डिवाइड करेंगे, 6 6 के 36। अब इन दोनों को जोड़िएगा तो क्या ये 7.5 आएगा? आप बोलेंगे नहीं आएगा। इन दोनों को जोड़िएगा तो 6 3 9, 9.6 आ रहा है, हमें आना चाहिए 7.5, यानी पहला वाला ऑप्शन आंसर नहीं होगा, पहला वाला ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। अब दूसरे वाले को चेक कर लेते हैं। ये बात समझ में आई? ये बात मेरे भाई समझ में आई? दूसरे वाले को चेक कीजिएगा तो बोलेंगे 9। अब 9 और 2 11, 9 और 2 11 होता है, यानी 36 अब बटे में 11 यहाँ पे आएगा प्लस। अब ये 9, ये क्या हो गया मेरे भाई? 36 और 9, 9 में से 2 गया 7, यानी 36 अब बटे में 7। ये जोड़ेंगे तो इतना आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। ये दिखाई दे रही है, बिल्कुल इतना नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 63 होगा, ये नीचे में 77 होगा, डिवाइड करेंगे अलग वैल्यू आएगा बिल्कुल, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब तीसरे ऑप्शन पे आते हैं, 10 पे आते हैं। 10 को रखेंगे तो 10 2 12, 12 3 36, यहाँ पे 3 आ जाएगा प्लस। अब 10 रखेंगे, 10 में से 2 जाएगा, 8 हो जाएगा। अब 36 बटे 8, 36 बटे 8 का मतलब हो गया मेरे भाई 4, ये 36 बटे 8 है, 36 बटे में क्या हो गया? 8 हो गया। 4 से करेंगे 2 बार में और 4 से करेंगे 9 बार में, यानी 3 और 2 से डिवाइड करेंगे 4.5, 4 3 7, 7.5 आ गया। यानी जब हम तीसरे ऑप्शन को ले रहे हैं तो रखने पे क्या हो रहा है? 7.5 आ रहा है, यानी ये जवाब हमारा होगा। तो ऐसे ही हम ऑप्शन से चेक करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, हम इसका द्विघात समीकरण नहीं तोड़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं? ऑप्शन से पुट करते हैं। पहला पुट करेंगे, देखेंगे कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं, नहीं है तो आंसर नहीं होगा। दूसरा चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं, अगर बराबर नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा। तीसरा हमने चेक किया तो देखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ रहा है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी बी का मान क्या होगा मेरे भाई? अगर हम बी की वैल्यू निकालते हैं तो 10 किलोमीटर पर आवर आपके सवाल का जवाब होगा।
स्थिर पानी में नाव की चाल 10 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे भाई ये मैंने आपको आज का टॉप 15 क्वेश्चन कराया। अब ये 15 क्वेश्चन को घर पे आपको रिवाइज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास मैंने आपको दिया है, इसे रिवाइज कीजिएगा ताकि इस तरह के सवाल फ्यूचर में कभी भी आपसे पूछे जाएं, डेटा बदल के पूछे जाएं तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ऐसे ही सवाल तो पूछे जाते हैं पेपर में, बस मेरे भाई कभी डेटा बदल देता है। तो कम से कम ऑलमोस्ट इस तरह के सवाल की अगर आप अभ्यास किए रहेंगे, घर पे प्रैक्टिस किए रहेंगे, तो इस तरह के सवाल आपसे पेपर में फंसेंगे नहीं। तो चलिए मेरे दोस्त, आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।